हेलो। आवाज आ रहा है सबके पास? ओके। देखो, ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होता है, किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है इसके मैटर में? कुछ भी, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है ब्रिक? चलो। देखो, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, पहले तो हम लोगों को क्या करना होता है, साइट को सिलेक्शन करना होगा। कौन सा साइट में हम लोगों का कौन सा साइट अच्छा होगा, जैसे तुम्हारा अ, उसका डिपेंड करता है तुम्हारा स्टेट वाइज। जैसे मध्य प्रदेश का अच्छा क्वालिटी का वहाँ पे ब्रिक मिलता है, क्योंकि वहाँ का मिट्टी वगैरह अच्छा होता है, तो पहले साइट सिलेक्शन करना पड़ता है। उसके बाद ब्रिक का फॉर्मेशन करते हैं हम लोगों ने। तो कैसे होता है, तो देखो, फर्स्ट होता है हम लोग क्ले को प्रिपेयर करेंगे। जो हम लोग क्ले से ही तो ब्रिक बनता है। तो कैसे हम लोग क्ले को प्रिपरेशन करते हैं, फर्स्ट हम लोग प्रिपरेशन ऑफ द क्ले। उसके बाद सेकंड है उसको मोल्डिंग करना है। मतलब क्ले जब प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद वो मोल्ड का अंदर भरना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा ड्राइंग प्रोसेस, उसके बाद ड्राई करना है। उसके बाद उसको बार्निंग करना है, जैसे उसका अंदर जो ब्रिक है, ब्रिक का अंदर जैसे स्ट्रेंथ गेनिंग हो जाए उसका बॉडी पे। तो इसी वजह से उसके बाद लास्ट जो स्टेज होता है वो मेरा बार्निंग होता है। तो कैसे प्रिपरेशन होता है, फर्स्ट मेरा प्रिपरेशन ऑफ द क्ले। देखो, प्रिपरेशन ऑफ द क्ले फॉर द ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन द 6 स्टेप्स। कौन कौन सा 6 स्टेप्स है? फर्स्ट मेरा अनसॉइलिंग ऑफ द क्ले। तो इसमें क्या होता है ना, हमारा जो मिट्टी होता है, मिट्टी का अंदर बहुत आलतू फालतू भी चीज रहता है, तो उसको हम लोगों को पहले रिमूव करना है। तो इसकी वजह से हम लोगों को अनसॉइलिंग ऑफ द क्ले वाला प्रोसेस करना है। उसमें क्या होता है, जो मेरा इम्प्योरिटीज रहता है क्ले का अंदर, वो सब चीज हम लोग निकाल देते हैं। उसके लिए हम लोग 200 mm डेप्थ तक उसको डिगिंग करते हैं। 200 mm डेप्थ तक वो मिट्टी को हम लोग थ्रोन आउट कर देते हैं। तो फर्स्ट मेरा अनसॉइलिंग ऑफ द क्ले। द वी नीड द प्योर क्ले फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ब्रिक। द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल में कंटेन्स द impurities, so the clay in the top layer of the soil about 200 mm depth is the thrown away, जो हमने बताया। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अनसॉइलिंग। इस प्रोसेस को हम लोग इट इज दिस इज द कॉल्ड द अनसॉइलिंग। मतलब उसका जो जो हम लोगों का जो अर्थ सरफेस है उसका 200 mm डेप्थ तक हम लोग मिट्टी को उसको तोल लेते हैं। उसके बाद अच्छे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में डिगिंग करते हैं। डिगिंग तो पता है कैसे डिगिंग होता है। तो डिगिंग आफ्टर द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर, द क्ले इज द डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड एंड द स्प्रेड ऑन द प्लेन ग्राउंड। तो उसको डिगिंग करके हम लोग मिट्टी को तोल लेते हैं। तो जब हम लोग पहले 200 mm तक हम लोग उसको मतलब उसको डीप तक उसको मिट्टी को हम लोग थ्रोन आउट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं। तो डिगिंग प्रोसेस कैसा होता है, डिगिंग प्रोसेस में हम लोग जो क्ले होता है डिगिंग में, उसको हम लोग खोद के बाहर निकाल के ग्राउंड का अबव लेके आते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसको जो हम लोगों को मिट्टी मिला उसको हम लोगों को क्लीनिंग करना होगा। क्लीनिंग, तो क्लीनिंग प्रोसेस कैसे होता है, क्लीनिंग कैसे करते हैं? तो क्लीनिंग इन दिस स्टेज द क्ले इज द क्लीन्ड ऑफ द स्टोन वेजिटेबल मैटर एटसेट्रा, उसमें प्रेजेंट रहता है वो सब भी क्लीन करना होता है। इफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द पार्टिकल मैटर इज द प्रेजेंट, then the clay is the washed and the screened. The lumps of clay are the converted into the powder with the earth crushing roller. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट है मेरा अनसॉइलिंग ऑफ द क्ले, सेकंड मेरा डिगिंग है, और थर्ड है मेरा क्लीनिंग। डिगिंग को एक्सकवेशन भी बोल सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लीनिंग के बाद मेरा वेदरिंग प्रोसेस।
तो वेदरिंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट आता है मेरा वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस क्योंकि हम लोग को जो मिट्टी मिला उसको सॉफ्टनिंग भी तो करना पड़ता है, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में उसको सॉफ्टनिंग करना पड़ता है जो मिट्टी मिला। तो इसकी वजह से तो वो मेरा 3 to 4 वीक तक हम लोग मिट्टी को ऐसे ही छोड़ देते हैं वेदरिंग प्रोसेस होने के लिए। फॉर द रेनी सीजन के टाइम हम लोग जनरली करते हैं वेदरिंग। द क्लीन्ड क्ले इज द एक्सपोज्ड to the atmosphere. For the softening, the period of the weathering may be the 3 to 4 weeks of the full rainy season. Generally, the clay is dug out just before the rainy season for the larger project. देखो वेदरिंग प्रोसेस में हमारा जो क्ले मिला उसको हम लोग सॉफ्टनिंग के लिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में हम लोग उसको छोड़ देते हैं नेचुरली। तो वो कितना टाइम छोड़ते हैं, 3 to 4 वीक्स तक। फुल्ली रेनी सीजन के टाइम हम लोग जनरली वेदरिंग प्रोसेस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा ब्लेंडिंग। जब मुझे मिट्टी मिल गया, ठीक है, उसमें क्लीनिंग वगैरह भी हो गया है, वेदरिंग भी हो गया, उसको हम ब्लेंडिंग भी करना है। तो ब्लेंडिंग के लिए उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स भी मिलाना पड़ता है ना, जिससे वो ब्लेंड हो जाए अच्छे से। तो वो जो इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग, इफ वी वांट टू ऐड द any ingredients to the clay, it is to be added in this stage by making the clay loose and then spread the ingredients over it. Then take the small portion of clay into the hand and the turning it up and down in vertical direction. This process is called the blending of the clay. ब्लेंडिंग ऑफ द क्ले के बाद नेक्स्ट आता है मेरा टेम्परिंग, क्योंकि नीडिंग भी बोल सकते हो। उसमें क्या होता है ना, जो मिट्टी होता है उसमें बस जस्ट वाटर मिलाते हैं। इन दिस स्टेज द वाटर इज एडेड टू क्ले एंड द प्रेस्ड और मिक्स्ड। द प्रेसिंग विल बी डन बाय द कैटल और विद द फीट ऑफ द मैन फॉर द स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट। द पाक मिल इज यूज्ड एज द ग्राइंडर फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, सो द क्ले ऑब्टेन the plastic nature and now it is the suitable for the molding। देखो पहले हम लोग, ये मेरा फास्ट प्रोसेस है। फास्ट क्या है मेरा, प्रिपरेशन ऑफ द क्ले फॉर द ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। तो कौन कौन सा प्रोसेस आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है मेरा अनसॉइलिंग, सेकंड है मेरा डिगिंग, थर्ड है मेरा क्लीनिंग, उसके बाद वेदरिंग, ब्लेंडिंग एंड द नीडिंग, जिसको हम लोग को नीडिंग को टेम्परिंग भी बोल सकते हो। तो फर्स्ट कौन कौन सा प्रोसेस है हमने नोट कर देते हैं। फर्स्ट है मेरा अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग, ठीक है। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो मिट्टी होता है उसका 200 mm थिक लेयर तक उस मिट्टी को हम लोग रिमूव कर लेते हैं अर्थ सरफेस से, उसको हम लोग बोलते हैं अनसॉइलिंग। उसके बाद देखो सेकंड आता है मेरा डिगिंग। सेकंड होता है मेरा डिगिंग और द एक्सकवेशन प्रोसेस। तो डिगिंग में क्या करते हैं, ये जो हमको मिट्टी मिला, तो मिट्टी जब मिला है तो उसमें कुछ कुछ, उसमें क्या होता है बहुत सारा पार्टिकल्स वगैरह भी एडिंग रहता है, बहुत स्टोन वगैरह रहता है। तो डिगिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसका जो टॉप लेयर हम लोग पहले 200 mm डेप्थ तक उसको हम लोग रिमूव कर लिए। उसके बाद जो डिगिंग करते हैं, डिगिंग मतलब जो चाला चाला जो मिट्टी हम लोगों को मिलेगा, जो डिगिंग का जब कोई भी जमीन वगैरह में भी देखना, जब डिगिंग होता है तो थोड़ा चाला चाला जैसा मिट्टी वगैरह निकलता है ना, तो वो डिगिंग में जो हमको मिट्टी मिलता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिगिंग। मतलब मिट्टी को हम लोग खोदते हैं, मतलब 200 mm थिक तक उसको मिट्टी को रिमूव करने के बाद उसके बाद हम लोग उसको खोद के निकाल रहा है डिगिंग करके मिट्टी को, उसको हम लोग बोल रहा है डिगिंग। उसके बाद थर्ड आता है मेरा क्लीनिंग। थर्ड होता है क्या मेरा क्लीनिंग प्रोसेस। तो क्लीनिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग को जो मिट्टी मिला डिगिंग के बाद उसमें बहुत सारा स्टोन वगैरह तो होता है, स्टोन वेजिटेबल मैटर ये सब प्रेजेंट रहता है, तो उसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लीनिंग। उसको अच्छे से क्लीनिंग करना है, और क्ले में कोई लम्स वगैरह हो तो उसको पाउडर बनाना है क्रशिंग रोलर से एकदम पूरा क्लीनिंग करके। उसके बाद देखो फोर्थ नंबर जो प्रोसेस आता है वो आता है मेरा वेदरिंग। क्या आता है वेदरिंग प्रोसेस। तो वेदरिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो मिट्टी हम लोगों को जो मिला
क्लीनिंग के बाद उसको सॉफ्टनिंग करना होगा। तो सॉफ्टनिंग करने के लिए हम लोग वेदर जो जनरल जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है उसमें हम लोग छोड़ देते मिट्टी को। कितना टाइम? 3 to 4 वीक तक हम लोग उसको छोड़ देते जैसे वो सॉफ्टनिंग हो। एट द रेनी सीजन के टाइम हम लोग जनरली उसको करते हैं वेदरिंग प्रोसेस। रेनी सीजन स्टार्ट होने का पहले पहले, क्योंकि रेनी सीजन में वेदरिंग प्रोसेस अच्छे से होता है, मिट्टी मेरा सॉफ्टनिंग बनता है, सॉफ्टनिंग होता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा, क्या आता है? ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग क्या है? जो मिट्टी में हम लोगों को इंग्रेडिएंट्स मिलाना होता है, जो इंग्रेडिएंट्स अच्छे से स्प्रेड हो जाए उसका सरफेस में, ओवर द सरफेस ऑफ द सॉइल, तो उसको अच्छे से इंग्रेडिएंट्स वगैरह उसमें मिलाते हैं। ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग में हम लोग मिलाते हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह को, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लेंडिंग। उसका 6 आता है, 6 नंबर मेरा है नीडिंग। नीडिंग क्योंकि उसको टेम्परिंग भी बोल जाता है, और द टेम्परिंग, और टेम्परिंग प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो मिट्टी को हम लोग मिट्टी में वाटर मिला देते हैं। तो मेक द पेस्ट विद द वाटर, मिट्टी में हम लोग बस वाटर को मिलाते हैं जैसे अच्छे से वो पेस्ट बने। उस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं नीडिंग और द टेम्परिंग। वो अच्छे से टेम्पिंग करते हैं, टेम्पर जो रोलर वगैरह होता है उससे हम लोग टेम्पिंग करते हैं। ठीक है, इतना प्रोसेस समझ में आया प्रिपरेशन ऑफ द क्ले सबको? ठीक है, हाँ बोलो। ब्रिक का कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स होता है पहले बताओ। ब्रिक तो वही सब मिक्सिंग करेंगे, वही सब ही तो इंग्रेडिएंट्स है। नहीं नहीं, इसको परसेंटेज कहाँ से तुमको मिलता है मिट्टी में? इसको तो मिलाता है तभी ना, कंपोजिशन वगैरह हम लोग मिलाते हैं, नहीं तो ब्रिक कैसे बनेगा? हाँ यूज कर। जब प्रेजेंट तुम्हारा कितना होता है? प्रेजेंट नहीं रहता है उसमें। एलुमिना जैसे तुम्हारा वो जो मिट्टी लेंगे, मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग चाष करते हैं। तो चाष करते हैं तो उसमें ये सब कहाँ से मिलेगा? लाइम वगैरह ये सब मिट्टी में प्रेजेंट कहाँ से रहेगा? जो मिट्टी में हम लोग चाष करते, सपोज हम लोग धान चाष बोलो, कोई भी सब्जी चाष करे, तो उसमें हम लोग को ये सब चीज कहाँ से मिलेगा? सिलिका वगैरह, सिलिका बोलो, लाइम बोलो, एलुमिना, ये तो नहीं ना मिलेगा। सिलिका, सिलिका कैल्शियम ऑक्साइड है, तो उसको हम लोगों को परसेंटेज का हिसाब से मिलाना होता है। सिलिका सॉरी ये SiO2 होता है, तो सिलिका हम लोगों को परसेंटेज का हिसाब से मिलाना होता है ब्रिक का, नहीं तो ब्रिक का स्ट्रेंथ कैसे आएगा? वो तो तुरंत टूट जाएगा। तुम ऐसे ही मिट्टी बना के, अच्छा तुम ट्राई करना, जिस सपोज तुम मिट्टी लेना, ठीक है, मिट्टी लेना, उसको उसमें तुम अच्छे जो बोल रहे हो तुम्हारा हिसाब से तो सारा चीज मिला हुआ है, तो तुम मिट्टी का ब्रिक बनाना, मोल्ड बना लेना लकड़ी का, उसमें मिट्टी डाल के मोल्ड बना के उसके बाद उसको लैब में टेस्टिंग करना, देखना उसका स्ट्रेंथ कैसे आ रहा है। हम्म, नहीं हम लोग नहीं ये सब यूज करते, तभी ना ब्रिक का कंपोजिशन में तुम लोगों को पढ़ाया है, किस लिए पढ़ा है, कितना परसेंटेज यूज करना है। मिला हुआ नहीं, हम लोग मिलाते हैं। जैसे सीमेंट प्रोड्यूस, सीमेंट वाला भी किए हो ना, तो सीमेंट बनाते टाइम हम लोग कैसे करते हैं, वो सब कंपोजिशन हम लोग मिलाते हैं परसेंटेज का हिसाब से। तो इसको भी मिलाया जाता है, उसको इंग्रेडिएंट्स, इसका भी तो इंग्रेडिएंट्स होगा। जैसे सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसमें हम लोग मिला रहा है उसका इंग्रेडिएंट्स वगैरह, तो इसमें भी हम लोगों को मिलाना पड़ता है इंग्रेडिएंट्स वगैरह, नहीं तो हमारा ब्रिक का जैसे फर्स्ट क्लास ब्रिक हो, सेकंड क्लास ब्रिक हो, बनेगा कैसे? समझे? तो मिलाना पड़ता है।
हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा मोल्डिंग। तो मोल्डिंग कैसे प्रोसेस में होता है, तो देखो मोल्डिंग जो होता है, मोल्डिंग हम लोगों का 2 टाइप्स होता है, एक होता है मेरा हैंड मोल्डिंग होता है और सेकंड होता है मेरा मशीन मोल्डिंग। तो हैंड मोल्डिंग में क्या होता है, हैंड मोल्डिंग, और देखो यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है कौन सा टाइप से, इसमें देखो ये जो प्रोसेस है मेरा नीडिंग है, उसमें अच्छे से पेस्ट किया जा रहा है, जो पिक्चर देख रहा है वो मेरा नीडिंग प्रोसेस है, उसमें जो सीमेंट के साथ वाटर को मिला के अच्छे से पेस्ट बना के उसको टेम्परिंग करता है, चाहे तुम्हारा पैर से भी कर सकते हो, ऐसे ही हाथ से भी कर सकते हैं, तो ऐसे टेम्परिंग वगैरह करता है। हुआ देखो नेक्स्ट आता है मेरा मोल्डिंग। तो मोल्डिंग मेरा 2 टाइप्स होता है, एक होता है मेरा हैंड मोल्डिंग और एक सेकंड होता है मेरा मशीन मोल्डिंग। तो हैंड मोल्डिंग हम लोग जहाँ पे जब बहुत परसेंटेज ऑफ कम परसेंटेज ऑफ ब्रिक्स बनता है, वो सब केस में हैंड मोल्डिंग का यूज करता है। जहाँ पे हम लोग को लार्ज स्केल का ब्रिक बनाना है, बहुत 40 लाख 50 लाख, तो वो सब केस में मशीन मोल्डिंग का यूज कर लेता है। तो हैंड मोल्डिंग भी तुम्हारा 2 टाइप्स होता है। तो हैंड मोल्डिंग जो होता है, एक होता है मेरा ग्राउंड मोल्डिंग और एक होता है मेरा टेबल मोल्डिंग। देखो हैंड मोल्डिंग जो होता है वो मेरा 2 टाइप्स होता है, हम इसको इरेज करते हैं। जो मेरा हैंड मोल्डिंग है वो मेरा 2 टाइप्स होता है, एक होता है मेरा ग्राउंड मोल्डिंग, ग्राउंड मोल्डिंग, और सेकंड होता है टेबल मोल्डिंग, टेबल मोल्डिंग। तो ग्राउंड मोल्डिंग क्या होता है ना, जो ग्राउंड का ऊपर ब्रिक रख के उसको मोल्ड किया जाता है, मतलब ग्राउंड जो होता है जो हम लोग फ्लोर वगैरह उसका ऊपर रख के उसको मोल्डिंग वाला जो उसका जो होता है मोल्ड बनाने वाला, उसको रख के उसके अंदर मोल्डिंग किया जाता है मिट्टी को। और जो टेबल मोल्डिंग है वो टेबल का ऊपर रख के किया जाता है। तो वो ग्राउंड मोल्डिंग जो होता है उसमें बहुत कम विंड जरूरत होता है, कम विंड से हो जाता है, मतलब इसमें लो विंड से ही ग्राउंड मोल्डिंग होता है। और इसके टेबल मोल्डिंग के केस में हाई विंड का जरूरत है, टेबल मोल्डिंग, तो इसमें हाई विंड रहता है। तो जो टेबल मोल्डिंग ज्यादा अच्छा फर्स्ट क्लास ब्रिक बनता है टेबल मोल्डिंग में, जनरली ये जो ब्रिक बनता है जनरली फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है टेबल मोल्डिंग में, फर्स्ट क्लास ब्रिक। और ये जनरल जो ब्रिक होता है इसमें ग्राउंड मोल्डिंग में हो जाता है। तो टेबल मोल्डिंग मेरा फर्स्ट क्लास ब्रिक देता है। और मशीन मोल्डिंग एक होता है जो मशीन का हेल्प से ब्रिक बन जाता है, जैसे उसमें मतलब ढांचा जैसा ऐसे मशीन है, तो मशीन का अंदर वहाँ पे मोल्ड बनाने के लिए प्रोसेस है, मतलब बस उसमें मिट्टी और पानी डाल देना है, इसके अंदर मिट्टी और पानी मिक्सिंग करके डाल देना है, वो पहले उसको टेम्परिंग करके उसके बाद ब्रिक जैसा ढांचे बना हुआ है उसमें मतलब इस ढांचे में ऑटोमेटिक मिट्टी आके वो ब्रिक बनते जाएगा मशीन मोल्डिंग में जैसे होता है, उसमें छोटा 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 बॉक्स बना हुआ है, ब्रिक जैसा शेप है, तो उसका हिसाब से वो मशीन मोल्डिंग आ जाता है। तो तुम लोग थ्योरी रूम पे पढ़ लेना, हम समझा दिए हैं हैंड वाला और मशीन वाला। ये देखो टेबल मोल्डिंग जो है टेबल का ऊपर बनाया जाता है, तो टेबल मोल्डिंग है। अरे देखो ये मेरा मशीन मोल्डिंग है, मशीन मोल्डिंग देखो ये मशीन है, मशीन के ऊपर मिट्टी और वाटर दोनों डाला जाता है, ये जो मिट्टी वो अच्छा से पूरा मोल्ड बना देता है, मतलब ये जो इसी के अंदर मिट्टी वगैरह मोल्ड वगैरह जो मिट्टी वाटर ये सब मिक्सिंग करके इसके अंदर डाल दिया जाता है, तो वो अच्छा से पेस्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ढांचा बना हुआ है ब्रिक बनाने के लिए, ऑटोमेटिक ब्रिक का शेप का निकालते जाता है। ये जो मेरा मशीन मोल्डिंग है, मशीन मोल्डिंग जनरली जहाँ पे ज्यादा ब्रिक बनता है उस बेसिस में उसको हेल्प करता है मशीन मोल्डिंग का। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा ड्राइंग ऑफ द रॉ मटेरियल। तो ड्राइंग भी करना होगा, जैसे मेरा हम लोग मोल्ड बना लिए
तो मोल्ड बनाने के बाद उसको ड्राइंग भी प्रोसेस एक होता है। तो ड्राइंग हम लोग कैसे करते हैं, तो ड्राइंग जो होता है ना वो जनरली मेरा टू टाइप्स होता है, एक नेचुरल ड्राइंग होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। देखो, आफ्टर द मोल्डिंग प्रोसेस द ब्रिक्स कंटेन्स द सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन इट, सो द ड्राइंग इज टू बी डन, अदरवाइज दे मे द क्रैक्ड व्हाइल द बर्निंग। The drying of the raw bricks is the done by the natural process। तो फर्स्ट एक नेचुरल प्रोसेस होता है और एक होता है मेरा आर्टिफिशियल। मतलब दो टाइप्स ऑफ ड्राइंग होता है, एक होता है मेरा नेचुरल ड्राइंग और सेकंड होता है मेरा आर्टिफिशियल ड्राइंग। आर्टिफिशियल ड्राइंग, तो देखो नेचुरल ड्राइंग जो होता है वो जनरली मेरा 3 to 10 डेज, मतलब वो डिपेंड करता है मेरा टेम्परेचर का ऊपर कि कैसे धूप निकल रहा है, उसी हिसाब से उसको डिपेंड करता है नेचुरल ड्राइंग। और आर्टिफिशियल ड्राइंग जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, ब्रिक में ड्रायर यूज करते हैं, मतलब उसको ड्राई करने के लिए ड्रायर, हॉट गैसेस ये सब दे के उसको बना लेते हैं आर्टिफिशियल ड्राइंग में, तो उसको ड्राई कर लेते हैं। तो नेचुरल ड्राइंग में 10 to 12 डेज लग जाता है। और आर्टिफिशियल ड्राइंग जो होता है वो भी मेरा टू टाइप्स होता है, एक होता है मेरा हॉट फ्लोर और एक होता है हॉट टनल। हॉट टनल, तो हॉट फ्लोर जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, बट हॉट टनल में क्या होता है, हॉट टनल में हम लोगों को गुड क्वालिटी ब्रिक देता है। उसमें टाइम लगता है 2 to 3 डेज का अंदर, और ड्राइंग प्रोसेस हो जाता है हॉट टनल पे। तो टनल का थ्रू उसको ड्राई कर किया जाता है, इसीलिए इसका नाम हॉट टनल, टनल जैसा शेप का है। तो इसमें जनरली गुड क्वालिटी ब्रिक हम लोगों को देता है हॉट टनल। मतलब टू टाइप्स होता है ड्राइंग प्रोसेस होता है, एक नेचुरल ड्राइंग होता है, इसमें नॉर्मल ब्रिक बनता है, नॉर्मल स्ट्रेंथ देता है ब्रिक का। और एक होता है मेरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मेरा टू टाइप्स होता है, एक होता है हॉट फ्लोर और एक होता है जो फ्लोर का ऊपर हॉट टेम्परेचर दिया जाता है उसका नाम हॉट फ्लोर है, और जो हॉट टनल मतलब टनल का थ्रू जो हॉट टेम्परेचर दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉट टनल। तो हॉट टनल हम लोग जनरली यूज करते हैं। इसके लिए जो हॉट टनल है उसमें 2 to 3 डेज लगता है हम लोगों को ड्राइंग करने के लिए, और इसमें हम लोगों को गुड क्वालिटी ब्रिक देता है। ठीक है, ड्राइंग प्रोसेस समझ में आया सबको? ठीक है, तुम लोग इसको थ्योरी पढ़ लेना, हम समझा दे रहा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा बर्निंग प्रोसेस। ये देखो यहाँ पे जो नेचुरल जो पिक्चर देख रहा है ना, ये मेरा नेचुरल ड्राइंग हो रहा है। देखो पिक्चर में जो देख रहा है ये मेरा नेचुरल ड्राइंग वाला है। जैसे ही हम लोग मिला के रख देते हैं सीरियल वाइज, उसके बाद वो धीरे धीरे ड्राइंग होता है, उसका टाइम लग जाता है 3 to 10 डेज, किंवा 10 से 12 डेज भी लग सकता है। तो वो टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करता है कितना मेरा सनलाइट है, उसका कितना टेम्परेचर है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग को ऐसे बनता है। बट जैसे मान लो मानसून का सीजन हो, तो मानसून का सीजन में हम लोग नेचुरल ड्राइंग नहीं कर सकते, तो उस केस में लोग आर्टिफिशियल ड्राइंग का यूज करते हैं। तो आर्टिफिशियल ड्राइंग में वो हॉट टनल का थ्रू हॉट जो ड्रायर, मतलब ड्रायर जैसा जो स्पेशल जो ड्रायर रहता है, गैस रहता है हॉट वाला, उसमें ब्रिक का ऊपर दिया जाता है, तो वो मेरा आर्टिफिशियल ड्राइंग का यूज करते हैं। इसमें हम लोग को गुड क्वालिटी ब्रिक देता है, और नेचुरल ड्राइंग में मेरा नेचुरल ब्रिक देता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेरा बार्निंग।
देखो बर्निंग ऑफ द ब्रिक्स में क्या है, इन दिस प्रोसेस द बर्निंग द ड्राइड ब्रिक्स आर द बर्न्ड आइदर इन द क्लैम्प द स्मॉल स्केल, मतलब क्लैम्प का अंदर कम परसेंटेज ऑफ द ब्रिक हम लोगों को मिलता है जब बनाया जाता है, मतलब वो जो क्लैम्प होता है, ये देखो एक क्लैम्प है, क्लैम्प का अंदर मतलब बहुत हम लोग कम ही ब्रिक्स इसमें हम लोग बर्निंग कर सकते हैं जो क्लैम्प होता है। और आरेख होता है मेरा क्लीन, तो उस क्लीन में हम लोग ज्यादा परसेंटेज ऑफ द ब्रिक को हम लोग बर्निंग कर सकते हैं। जो मेरा क्लैम्प जो होता है जनरली तुम्हारा 1 से 2 लाख का ब्रिक उसमें तुम बर्निंग कर सकते हो। जैसे सपोज जनरली विलेज में होता है एक क्लैम्प वाला, जनरली विलेज में होता है, इसमें ब्रिक को ड्राइंग करने के लिए यूज करता है, बर्निंग के लिए यूज होता है। सपोज जहाँ पे मेरा लेस डिमांड है ब्रिक का, किंवा मेरा लेस कंजम्पशन है, लेस एरिया है, हम लोगों के पास कम एरिया है, कम एरिया का अंदर ब्रिक का बर्निंग करना है, हम लोगों के पास कम पैसा भी हो, लेस मनी हो, जनरली विलेज वगैरह एरिया में एक क्लैम्प से बर्निंग प्रोसेस होता है। तो इस बहुत छोटा प्लेस से होता है, छोटा एरिया भी है और ये बहुत छोटा देखने भी है, ये सब मतलब उसको हम लोग क्लैम्प बोलते हैं, बांधने के लिए यूज होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लैम्प। और एक होता है क्लीन, क्लीन का भी पिक्चर दिखाएंगे, वो क्लीन बहुत लार्ज एरिया में यूज किया जाता है। तो बर्निंग कैसे प्रोसेस में होता है, देखो इन दिस प्रोसेस द बर्निंग द ड्राइड ब्रिक्स आर द बर्न आइदर इन द क्लैम्प द स्मॉल स्केल और द क्लीन द लार्ज स्केल up to the certain degree of temperature. In this stage, the brick will gain the hardness and the strength, so it is the important stage in the manufacturing of the brick. The second देखो the temperature required for the burning about 1100 degrees centigrade. If they burnt beyond this limit, they will be brittle and easy to break. And if they burnt under this limit, they will not gain the full strength, and there it is the chance to absorb the moisture from the temperature. ये वाला important point है। देखो जब मेरा जो ब्रिक है उसको हम लोग जनरली 1100 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको बर्निंग करते हैं, और जो बर्निंग मेरा टेम्परेचर इससे हमारा जो सपोज अप टू 1250 तक भी बर्निंग हो जाता है। तो इससे हम लोगों का ज्यादा इसका डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो तो मेरा जो ब्रिक है वो ब्रिटल भी हो सकता है, वो इजीली ब्रेक भी हो सकता है। और कम टेम्परेचर में सपोज इसका बर्निंग हो रहा है तो उसमें उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन जो पावर है वो ज्यादा बढ़ जाता है, वो जल्दी ज्यादा मॉइस्चर वो एटमोसफियर में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए उसका टेम्परेचर मतलब एक मिनिमम रेंज का अंदर होना चाहिए। तो उस रेंज मतलब मेरा जो होता है एक होता है मेरा 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, इसमें मेरा लो क्वालिटी ऑफ ब्रिक मिलता है। तो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड में लो क्वालिटी ब्रिक मिलता है जब हम लोग इसको ब्रिक को 1100 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्निंग करते हैं, और 1250 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको बर्निंग करते हैं तो ये मेरा हाई क्वालिटी ब्रिक देता है। तो वो बर्निंग का ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे बर्निंग कर रहा हो, तो उसका ऊपर उनका क्लास भी कैसा टाइप है वो भी चेक हो जाता है। तो बर्निंग मेरा जनरली 1250 डिग्री सेंटीग्रेड का आसपास होना चाहिए उसका जो बर्निंग होता है जो हाई क्वालिटी ऑफ द ब्रिक के केस में। तो क्या है ना तो बर्निंग प्रोसेस तो देखो हिंस नेक्स्ट आते मेरा हिंस द बर्निंग शुड बी डन प्रॉपर्ली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड ब्रिक जो बताया है। और ये देखो ये मेरा क्लैम्प का पिक्चर है, क्लैम्प पे मेरा जहाँ पे मेरा एरिया कम हो, पैसा कम हो, मानी हम लोगों के पास नहीं हो, तो उस केस में हम लोग क्लैम्प से बर्निंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो मतलब लो क्वांटिटी हम लोगों को ब्रिक चाहिए तो उस केस में क्लैम्प का यूज होता है। और ये मेरा देखो क्लीन है, क्लीन तो क्लीन क्या होता है, जो क्लीन मतलब मेरा लार्ज एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा हमारे पास अवेलेबल है, लार्ज एरिया अवेलेबल है, तो उसमें हम लोग हॉफमैन क्लीन को बनाते हैं ब्रिक को बर्निंग करने के लिए। तो हॉफमैन क्लीन जो होता है वो हॉफमैन क्लीन का हम लोगों का जो लेस फ्यूल, इसमें क्या एडवांटेज होता है, जो मेरा क्लीन होता है पहले बता देते क्लीन। देखो क्लीन मेरा लार्ज एरिया में हम लोग जनरली यूज करते हैं। क्लीन कहाँ यूज करते हैं, क्या ये लेना है, क्लीन मेरा लार्ज एरिया के केस में यूज करते हैं, और कैंप मेरा लेस एरिया के केस में यूज किया जाता है। मतलब 2 टाइप्स ऑफ बर्निंग प्रोसेस होता है, क्लैम्प पे होता है और एक क्लीन में होता है। क्लैम्प मेरा लेस एरिया में यूज किया जाता है, और जो है
मेरा क्लीन जो होता है वो मेरा लार्ज एरिया में यूज होता है। जो क्लीन मेरा टू टाइप्स होता है, जो क्लीन होता है वो भी मेरा टू टाइप्स होता है। एक होता है मेरा हॉफमैन, हॉफ हॉफमैन क्लीन, और एक होता है बुल ट्रेंच, बुल ट्रेंच। अच्छा, ये दोनों का क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? बुल ट्रेंच है, इसको अच्छा से लिखते हैं। बुल ट्रेंच, देखो एक होता है मेरा हॉफमैन क्लीन और एक होता है बुल ट्रेंच क्लीन। तो हॉफमैन क्लीन क्या होता है, ये जो क्लीन मेरा टू टाइप्स होता है। क्लीन मेरा लार्ज एरिया में हम लोग यूज कर, जहाँ पे मेरा लार्ज एरिया अवेलेबल हो वहाँ पे क्लीन का हेल्प से ब्रिक का बर्निंग होता है। ये जो हॉफमैन क्लीन है, हॉफमैन क्लीन में जनरली 40 लाख तक ब्रिक को हम लोग बर्निंग कर सकते हैं। जो बिल बुल ट्रेंच है इसमें 3 to 4 लाख का ब्रिक हम लोग बर्निंग कर सकते हैं, और इसमें मेरा 40 लाख का अबव भी हम लोग इसमें बर्निंग कर सकते हैं जो ब्रिक होता है। और हॉफमैन जो क्लीन होता है इसमें लेस फ्यूल कंज्यूम होता है, और बुल ट्रेंच में जनरली मेरा जो मोर फ्यूल का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और ये मेरा जो हॉफमैन क्लीन है ये मेरा हाई स्ट्रेंथ ब्रेक देता है, और इसका एवरेज स्ट्रेंथ का ब्रेक मिलता है। ये डिफरेंस होता है दोनों का। और इसमें इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होता है हॉफमैन क्लीन में ये बनाने के लिए, और इसका इनिशियल कॉस्ट जो होता है वेरी लेस होता है। और बुल ट्रेंच क्लीन जो होता है ना, जो कैंप होता है, जो क्लैंप का हमने पिक्चर देखा है, ये जो क्लैंप है, क्लैंप का थोड़ा सा बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोल रहा है बुल ट्रेंच। इसमें पिक्चर नहीं लेके आया है। बुल ट्रेंच जस्ट क्लैंप का थोड़ा सा बड़ा एरिया है, मतलब हॉफमैन क्लीन से छोटा है पर क्लैंप जैसा ही देखने होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है क्लैंप से, उसको हम लोग बोलते हैं बुल ट्रेंच। और हॉफमैन क्लीन तो बहुत बड़ा एरिया जोड़ के होता है, तो इसमें 40 लाख का आसपास ब्रिक को हम लोग बर्निंग कर सकते हैं। देखो बर्निंग प्रोसेस समझ में आया सबको? ठीक है, तो कौन कौन सा स्टेप्स होता है? फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट में हम लोगों को क्ले प्रिपरेशन करना है। फर्स्ट फर्स्ट क्या होता है, हमको एक बार रिवाइज कर देते इसको। फर्स्ट है मेरा प्रिपरेशन ऑफ क्ले। इस प्रोसेस में क्या होता है बताओ? हम्म, हाँ ठीक है, वेरी गुड। और मोल्डिंग में क्या होता है? मोल्डिंग में कौन कौन सा मोल्ड करते हैं इसमें? दो टाइप से मोल्डिंग होता है ना, कितना टाइप्स होता है? यही होता है। और तुम्हारा नेक्स्ट आता है मेरा ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है, शॉर्ट में ही बताओ, कितना टाइप्स ऑफ ड्राइंग होता है? नेचुरल ड्राइंग जनरली हम लोग कितना दिन में होता है, नेचुरल वाला? उसमें लग जाता है 3 to 10 डेज, 10 से 12 डेज लग जाता है। और आर्टिफिशियल में कितना टाइप्स होता है? दो टाइप्स होता है आर्टिफिशियल। हाँ, क्या क्या होता है नाम बताओ? हम्म हॉट टनल। और हॉट टनल में हम लोग को गुड क्वालिटी ब्रिक मिलता है। हॉट फ्लोर यूज ही नहीं करते, बस ये उसका टाइल्स बस बना के रखा हुआ है। और हॉट टनल जनरली 2 to 3 डेज का अंदर ड्राइंग प्रोसेस होता है। और बर्निंग बताओ, बर्निंग में हम लोगों को कितना टेम्परेचर चाहिए बर्निंग के केस में? 1250, उसमें हाई क्वालिटी ऑफ द ब्रिक मिल जाता है। और 1100 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्निंग पे थोड़ा लो क्वालिटी ब्रिक मिलता है। और बर्निंग हम लोग कहाँ करते हैं?
जो दो हमने बताया है, क्या क्या है? हाँ, क्लैंप और क्लीन। और क्लैंप कहाँ यूज होता है जनरली? मतलब कौन कैसा एरिया चाहिए? और क्लीन? क्लीन कितना टाइप्स होता है? जो क्लीन कितना टाइप्स होता है कोई बताओ? क्लीन। हॉपमैन। और क्या डिफरेंस होता है हॉपमैन और बुल ट्रेंच में? कितना क्वांटिटी ऑफ ब्रिक इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं बर्निंग प्रोसेस? हम्म। हाँ ठीक है, और क्या डिफरेंस होता है? और कोई बताओ? हम्म। हम्म। इसमें लेस होता है। हॉपमैन में हम लोग को हाई स्ट्रेंथ ब्रेक मिलता है और नॉर्मल स्ट्रेंथ का ब्रेक मिलता है बुल ट्रेंच का। बट बुल ट्रेंच को हम लोग एक डिसएडवांटेज है, इसको हम लोग मानसून के सीजन में यूज नहीं कर सकते। और ये हमेशा यूज होता है हॉपमैन क्लीन का। जो बर्निंग प्रोसेस होता है पूरा ईयर में हम लोग कभी भी इसमें बर्निंग कर सकते हैं, बट जो बुल ट्रेंच होता है इसमें हम लोग जनरल मानसून सीजन में इसको यूज नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है। उसके बाद जो जो कौन कौन सा टेस्ट होता है, जो ब्रिक का कौन कौन सा टेस्टिंग होता है, वो फास्ट होता है मेरा एब्जॉर्प्शन टेस्ट। अच्छा, एब्जॉर्प्शन टेस्ट तुम लोग कोई बताओ तो, एब्जॉर्प्शन टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं ब्रिक का? हम्म। तो जो उसका जो ओरिजिनल वेट होता है और जो ड्राई वेट और इसका जो पानी में डुबाने के बाद उसका जो वेट वेट होता है, उसका जस्ट डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसमें एब्जॉर्प्शन टेस्टिंग होता है। कितना डिफरेंस आ रहा है? तो कितना डिफरेंस आना चाहिए, हमारा जो वाटर एब्जॉर्प्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए ब्रिक का, गुड क्वालिटी ब्रिक के केस में? हम्म। ठीक है, तो 20% का जनरली जो गुड क्वालिटी जो ब्रेक होता है वो मेरा 20% जो होता है, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका एब्जॉर्प्शन जो वैल्यू होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज बकेट में भी हो, कोई चेम्बर में हो, तो उसमें पानी में चुबा देते ब्रिक को। उसके बाद वेट लेते हैं और उसका ड्राई वेट के साथ कितना हो रहा है उसका रिलेशन करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा क्रशिंग स्ट्रेंथ और द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑन द ब्रेक। अच्छा, क्रशिंग स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट सेम ही हो, कोई पूछ रहे थे ना, तो उसका सेम ही मशीन में होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में उसका टेस्ट किया जाता है। तो इस केस में हम लोग कैसे टेस्टिंग करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, किसी को कोई आइडिया है? ब्रेक के केस में कैसे करते हैं टेस्टिंग? देखो इस केस उसका पहले क्या करते हैं ब्रेक में, देखो उसको पहले मतलब मैसी में डालने को पहले क्या प्रोसेस है नहीं पता, ठीक है हम बता दे रहे हैं। तो देखो तो क्या होता है, जो ब्रिक होता है हम लोग क्या करते हैं ना, पहले हम लोग 5 ब्रिक्स को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, 5 ब्रिक्स कलेक्ट करते हैं। उसके बाद फर्स्ट मेरा 5 ब्रिक्स हम लोग कलेक्ट करेंगे। सेकेंड में क्या करेंगे, जो ब्रिक में फ्रॉक होता है ना, फ्रॉक में हम लोग सीमेंट इज टू सैंड का रेशियो 1:3 रख के उसमें पेस्ट कर देंगे। उस जो फ्रॉक होता है, जैसे सपोज ये मेरा ब्रिक है, उसमें जो फ्रॉक आता है, तो फ्रॉक में हम लोग सीमेंट और सैंड का एक रेशियो, कितना रेशियो होगा, जिसको हम लोग सीमेंट और मोटर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीमेंट प्लस सैंड का मिक्सिंग को उसको हम लोग बोलते हैं मोटर। रुको, इसको हम लोग बोलते हैं मोटर बोला जाता है। तो मोटर क्या होता है, मिक्सिंग होता है सीमेंट और सैंड का मिक्सिंग। तो ये जो मिक्सिंग है सीमेंट इज टू सैंड, ये मेरा सीमेंट इज टू सैंड का एक मिक्सिंग है, वो फ्रॉक में हम लोग भर देते हैं, पेस्ट बना के इस फ्रॉक में हम लोग इस पेस्ट को डाल देते हैं फ्रॉक का अंदर। तो फ्रॉक का अंदर डालने के बाद सीमेंट और सैंड को, उसका एक लेवल हो गया ब्रिक के साथ, मतलब उसका लेयर के साथ लेवल हो जाता है, पूरा लेवल कर देना फ्रॉक में, सीमेंट और सैंड का पेस्ट को बना के उसमें पूरा लेवल कर देना है। जब लेवल हो गया उसको क्या करते हैं, ब्रिक को हम लोग कवर अप कर देते हैं, जूट बैग से भी कवर अप कर सकते हो। तो कितना टाइम हम लोग कवर कर देते, मतलब जूट बैग जो होता है उसमें हम थोड़ा सा पानी में भिजा के उस बैग को हम लोग कवर कर देते हैं, कितना दिन के लिए, 3 डेज के लिए कवर अप कर देते हैं। तो 3 डेज बाद उस ब्रिक को हम लोग जूट बैग से निकाल के उसको हम लोग वाटर में डाल देते हैं। कितना टाइम डालना है वाटर में, 24 आवर्स के लिए पानी के अंदर डाल देना है। जब हम लोग वाटर में 24 आवर्स के बाद, मतलब एक दिन होने के बाद, उस ब्रिक को हम लोग निकाल के थोड़ा देर सुखा लो, 1-2 घंटा सुखा लेना, उसके बाद उसको मशीन के अंदर डाल देते हैं। तो मशीन में उसका हिसाब से लोड लगाते हैं, जो 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर पर मिनट का हिसाब से उसमें लोड प्रोवाइड करते हैं ब्रिक का ऊपर। तो जिस लोड में मेरा ब्रिक टूट जाएगा उस लोड का रेस्पेक्ट में उसका कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, जिस लोड में मेरा ब्रिक टूट गया, ठीक है, उसका हिसाब से। तो मेरा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग का जो यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर एम स्क्वायर में, तो स्ट्रेंथ क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया, तो ब्रिक का एरिया से डिवाइड कर देना है, और जितना लोड में वो ब्रिक टूटा उसके हिसाब से मेरा स्ट्रेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। इतना समझ में आया? हाँ बोल। उसको लेबल करने के लिए यूज उसका प्रोसेस में दिया है, जैसे तुम्हारा आईएस कोड है ना, उसका प्रोसेस में दिया है, जब इसका टेस्टिंग होगा मोटर को उसका फ्रॉक का अंदर डाल देना है टेस्टिंग के लिए, और उसको पूरा लेबल कर देना है। जब मोटर क्या होता है, ये जो फ्रॉक वाला एरिया थोड़ा अंदर घुसा रहता है ना, कितना डेप्थ रहता है, 10 to 12 mm, तो वो वाला पोर्शन जैसे हम लोग मशीन में डालेंगे तो ये दोनों जो फ्रॉक वा ऊपर जो उठ के रहता है, तो उसमें वो दोनों के ऊपर प्रेशर आएगा ना पहले, तो जैसे उसको लेबल कर देंगे ब्रिक का अंदर, तो वो अच्छे से पूरा ब्रिक का अंदर से पूरा स्ट्रेंथ का हिसाब से उसमें लोड लगेगा।
उस इसी वजह से उसको पूरा ब्रिक का अंदर पूरा लेवल कर देते हैं। और इसका टेस्टिंग का जो मोटर ही क्यों यूज करते हैं इसमें, तो इसके लिए आईएस कोड ही बोला है मोटर का ही यूज करना है इसमें। तो उसके हिसाब से उसका हेल्प से हम लोग टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है। और किसी को देखो, हमारे एक बार रिपीट कर देते। देखो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 5 ब्रिक्स को कलेक्ट करते हैं। तो 5 ब्रिक्स को हम लोग, जैसे तुम्हारा 3 डेज का अंदर कितना स्ट्रेंथ आ रहा है, 7 डेज के अंदर कितना आ रहा है, 14 डेज का अंदर कितना आ रहा है, वो भी टेस्ट कर सकते हो। तो हमने 3 डेज का हिसाब से बता रहा है। तो 5 ब्रिक्स तुमने कलेक्ट कर लिए, तो उसके बाद उसमें जो फ्रॉग वाला एरिया होता है उसमें मोटर डाल देना है। तो मोटर का कितना रेशियो होगा, 1:3 का प्रोपोर्शन में मोटर डालना है, जिसमें सीमेंट मेरा 1% रहेगा और सैंड मेरा 3% रहेगा। तो उसके बाद उस फ्रॉक को एक जूट बैग जो भीजा हुआ वाला होगा, मतलब जिसमें भिजा के उठा लिया ऐसे जूट बैग का अंदर, उसको कवर कर देना है। कितना दिन के लिए, 3 डेज के लिए। तो आफ्टर 3 डेज पास अनकवर द ब्रिक एंड द डिप देम इन द वाटर फॉर द 24 आवर्स। ठीक है, उसको डिप कर दोगे 24 आवर्स के लिए। उसके बाद उस ब्रिक को मैसिंग में डाल दोगे, पुट इनटू द मैसिंग। तो कितना लोड अप्लाई करना है, अप्लाई द लोड एट द रेट 14 न्यूटन पर एम स्क्वायर पर मिनट में उसको लोड देना है। जब जिस लोड में मेरा ब्रिक टूट जाएगा, तो उस लोड का हिसाब से उसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया होता है। तो जितना स्ट्रेंथ में वो टूटा, जितना लोड में उस ब्रिक ने टूटा, तो उस लोड डिवाइडेड बाय ब्रिक का जितना एरिया होता है, तो उसका हिसाब से मेरा कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रहा है, तो वो मेरा कंप्लीट मतलब कैलकुलेट होकर निकल जाएगा। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना हो रहा है, सेम मेरा सेम एज ए क्रॉसिंग स्ट्रेंथ जितना है। तो सेम ही है दोनों। तो क्रॉसिंग स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कुछ भी बोल सकते हो। तो वही उसी हिसाब से मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उनका कितना स्ट्रेंथ है। उसके बाद नेक्स्ट आते मेरा हार्डनेस टेस्ट ऑफ द ब्रिक। तो हार्डनेस टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग जो फिंगर नेल होता है उसमें पहले ना ब्रिक का ऊपर हम लोग स्क्रैच करते हैं। सपोज मेरा फिंगर नेल से उसमें स्क्रैचिंग ना हो, तो उसका मीनिंग मेरा जो हार्डनेस है वो मेरा ब्रिक अच्छा क्वालिटी का है, वो मेरा हार्डन है जो ब्रिक है। तो उसको फिंगर नेल के हिसाब से भी हम लोग उसका हार्डनेस टेस्ट कर सकते हैं जो ब्रिक होता है। उसके नेक्स्ट आता है मेरा शेप एंड साइज टेस्ट ऑफ द ब्रिक। तो उसको टॉलरेंस टेस्ट भी बोला जाता है, इस कोड में है। तो इसके केस में क्या करते हैं, देखो, द शेप एंड द साइज ऑफ द ब्रिक्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। ऑल ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन शुड बी ऑफ द सेम साइज। द शेप ऑफ द bricks should be purely rectangular with the surface. The standard brick size consists the length, breadth and the width 19 centimeter by 9 centimeter by 9 centimeter. To perform this test, the select the 20 bricks, मतलब जो 20 bricks को लाइन देके इसमें सजा के रख देते हैं। उसके बाद उसी हिसाब से कितना साइज हो रहा है, कितना शेप हो रहा है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ब्रेक द रैंडमली फ्रॉम द ब्रेक ग्रुप एंड द स्टेक देम अलोंग इट्स द लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट and compare. So if all the bricks are similar size, then they are the qualified for the construction work. उसके नेक्स्ट आता है मेरा कलर टेस्ट ऑफ द ब्रिक। ये तो सबको पता है, उसमें यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए और मेरा ब्रिक ब्राइटली दिखना चाहिए। तो मेरा कलर टेस्ट जो गुड ब्रिक होता है, अच्छा कलर होना चाहिए और यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट आता है मेरा साउंडनेस टेस्ट ऑफ द ब्रिक। साउंडनेस टेस्ट, जो दो ब्रिक को हम लोग एक दूसरा के साथ हम लोग स्ट्राक करते हैं, तो उसमें रिंगिंग बेल जैसा साउंड आना चाहिए। तो साउंडनेस टेस्ट मतलब और ब्रिक मेरा टूटना नहीं चाहिए। साउंडनेस टेस्ट में हम लोग इस प्रोसेस में इसका साउंडनेस टेस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिक्स। The to know the structure of the bricks, the pick the one brick the randomly from the group and the break it. Observe the inner portion of the brick clearly. It should be the free from the lumps and the homogeneous. Suppose मेरा ब्रेक है, इसको हम लोग तोड़ दिए, तोड़ने के बाद वो जो ब्रेक वाला पोर्शन है उसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए और फ्री फ्रॉम द लम्स एंड द होमोजेनियस होना चाहिए। तो वो जो मेरा ब्रेक स्ट्रक्चर तो सही होता है। तो और मतलब उसको टूट के तोड़ के हम लोग चेक कर सकते हैं।
तो उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस क्या होता है, सबको तो पता ही है ना। एफ्लोरेसेंस जो सीमेंट में हमने बताए थे, एफ्लोरेसेंस सीमेंट का टेस्टिंग करते टाइम तो व्हाइट स्पैच हो जाता है। किसका रीजन में होता है, जब मेरा सॉल्युबल सॉल्ट ब्रिक में प्रेजेंट हो, तो उसमें हमारा एफ्लोरेसेंस टेस्ट से हम लोग चेक करते हैं तो मेरा ब्रिक में कोई सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट हो कि नहीं। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं ना, टू नो द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट इन द ब्रिक, द प्लेस्ड इट इन द वाटर bath for the 24 hours and then dry it in the shade. After drying, observe the brick surface thoroughly. If there is any white or the grey color deposit, then it contains the soluble salt and not useful for the construction. उसको पानी 24 आवर्स में उसको डाल के हम लोग उसको चेक कर सकते हैं, उसमें कोई व्हाइट और द ग्रे कलर का डिपॉजिट तो नहीं ना आ रहा है। आ गया तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर सकते, इसके मीनिंग उसमें सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट है। तो फ्लोरेसेंस जब व्हाइट पैचेस रहता है वो जनरली सॉल्युबल सॉल्ट के प्रेजेंट में ही होता है। ठीक है, समझ में आया सबको? इतना टाइम से पढ़ाए है। ठीक है, चलो ठीक है, क्लोज करते हैं, अटेंडेंस ले लेती हूँ। अरे एग्जाम कैसे गया तुम लोगों का? हमने तो जो जो असाइनमेंट दिए थे उसमें भी हम लोग कुछ कुछ सिलेक्शन किए हैं। कैसे गया एग्जाम? मार्क्स अभी तो कॉपी नहीं ना चेक किए, कॉपी चेक करने के लिए टाइम लगेगा। जो करवा है उसी से तो दिए है, एक्स्ट्रा तो बाहर से कुछ दिए नहीं। अच्छा ही गया होगा ना सबको। खुशबू कैसे गया तुम्हारा? शॉर्ट में मल्टीपल चॉइस? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। और बाकी सबका? कुरमू कैसे गया? तुम्हारा भी गलत हुआ? मतलब एक गलत की सबको ही गलत कर ली। चलो ठीक है, ठीक है तब एंड करते। ठीक।